हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मृदुल एजुकेशन एनालिसिस चैनल और इस चैनल के माध्यम से मैं आपका मृदुल आज आपको 1935 के अधिनियम के बारे में बताएंगे। जो 1935 के अधिनियम में जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। 1935 भारत शासन अधिनियम, इसके पहले हमने साइमन कमीशन के बारे में बात की थी, जिसका पूर्ण रूप से विरोध हुआ था। तो सरकार ने यहाँ पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चाहा कि उस साइमन कमीशन आयोग जो गठित हुआ था उस पर बहुत विरोध हुआ था। इसको हम पूर्ण रूप से हैंडल करें और उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए जिक्र भी यहाँ पर करते हैं। तो इसमें हमारे एक अखिल भारतीय संघ का मतलब एक तरीके से पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार बनाना और उसमें सूचियों का विवरण देना। जैसे संघीय सूची विषय बनाए गए, संघीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची जिसमें ये केंद्र सरकार के अंडर में आती है, जो जो भी विषय उसके अंडर में आएंगे उसको संघ सूची या केंद्र सूची में रखा जाएगा। राज्य सूची वो है जिसमें राज्य अपने कानून व नियम बनाएगी, वो राज्य सूची के अंदर आएंगे। और समवर्ती सूची यानी कि दोनों राज्य हो या संघ संघ हो, दोनों भी विषय उसमें बना सकते हैं। लेकिन ये विषय अस्तित्व में नहीं आए क्योंकि देसी रियासत जो थी, देसी राजा जो यहाँ के भारतीय राजा जो थे, उन्होंने ये मना कर दिया कि हम राजा हैं, हम सरकार के गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी नियम का पालन नहीं करेंगे। इस वजह से ये अस्तित्व में नहीं आता है। हालांकि बाद में भारत आजाद होने के बाद 1935 भारत शासन अधिनियम को यही सूचियां आपको देखने को मिलती हैं जो आज वर्तमान में है। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हुआ क्या कि अन्न अन्न में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो वायसराय को दी जाती हैं। अब अवशिष्ट शक्तियों का मतलब यहाँ पर ये है, ना तो वो पूर्ण रूप से संघीय है, ना ही राज्य है, ना ही समवर्ती है। ये अवशिष्ट शक्तियां पूरी तरीके से अच्छे रूप में एक संघ को चली जाती हैं। तो उसमें संघ को ही उस विषय पर संघ को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे कि हम बात करें तो अगर फॉरेन का कोई मामला, विदेशी मामला हो या कुछ आतंकवादी संबंधी मामला हो, उसमें अगर कुछ कानून बनाना है तो अवशिष्ट शक्तियां वर्तमान में जो आज हैं वो केंद्र को दी गई हैं, ना कि राज्यों को। तो उस समय की जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वो वायसराय को दे दी गई। अपशिष्ट शक्तियों पर सिर्फ वायसराय ही नियम कानून बना सकते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति व केंद्र में लागू हो जाता है। इसमें देखो, हस्तांतरित व आरक्षित विषय जो थे, रिजर्व और ट्रांसफरेबल जो सब्जेक्ट जो थे, उनको प्रांतों में हटा दिया गया था। जैसे आरक्षित था मतलब जो गवर्नर होगा, कुछ विषय ऐसे होंगे जैसे वित्त का मामला हो, पुलिस का मामला हो, और नॉर्मल विषय जैसे शिक्षा हो संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, वो हस्तांतरित विषय थे जो कि मंत्रियों को दिए जाते थे। और गवर्नर के हाथ में क्या रहता था, ये 1919 को लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि केंद्र में यही चीजें लागू हो जाती हैं, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। केंद्र में हस्तांतरित और आरक्षित विषय यहाँ पर लागू हो जाते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार होता है। आपको बता दें, कम्युनल सांप्रदायिक अवार्ड जिसको दलितों और मजदूरों और महिलाओं को बढ़ा दिया गया था, उनको भी सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व में निर्वाचन का अधिकार हो। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको बताएं 1935 में भी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ था। इसमें दलित जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, महिला, क्योंकि अपने यहाँ देखो धर्म में डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी इस चीज में भी मिलती है देखने को, जातियों में, कास्ट में, कि ये इनकी ये जाति है, ये फलाने जाति के हैं। तो अंग्रेजी लोगों ने देखा कि हम ये अंग्रेज लोग समझते थे कि धर्म में तो डाइवर्सिटी है ही, लेकिन हम अगर कास्ट में भी, धर्म के अंदर जो कास्ट होती है उसके अंदर अगर डाइवर्सिटी को देख के सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दें तो शायद ये हम
चीज़ हासिल कर लें और लगातार आगे चलते रहें और ये आपस में लड़ते रहेंगे, वही फूट डालो राज वाला काम है। दलित को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार दिया गया, मज़दूरों को अलग दे दिया गया और महिलाओं को अलग दिया क्योंकि महिला को इतना कुछ समझता नहीं था कोई, ना वहाँ पर उनके लिए वोटिंग राइट था, ना कुछ था क्योंकि उस समय कर, शिक्षा और संपत्ति के मामले में जो बड़े लोग होते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो यहाँ पर महिलाओं को भी ले लिया गया, मजदूरों को भी ले लिया गया, जो मजदूर संघ हुआ करते थे, दलितों को भी ले लिया गया कि इसमें भी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार दलितों और मजदूर महिलाओं में कर दिया जाता है। तो ये एक सोची समझी राजनीति थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो ये एक्ट आया था उसमें ये सब विस्तृत है। मताधिकार का विस्तार भी कर दिया गया। लगभग 10% जनसंख्या था। 10% की जो मुख्य मुख्य जनसंख्या थी उसी के हिसाब से वहाँ पर चुनाव होते थे और उस चुनाव में 10% जनसंख्या उनको वोट करती थी। तो मताधिकार का भी विस्तार यहाँ पर कर दिया जाता है। आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना वही धन का फैलाव होना और धन को कंट्रोल करना, यानी कि अगर धन साख और बोल सकते हैं साख की व्यवस्था, जैसे ऋण हुआ, उसको अगर ऋण को बढ़ा दिया गया, ऋण बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और लोग उसको जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा धन फैल गया, जो आज के वर्तमान समय में आरबीआई का जो ज़िक्र है, पूर्ण रूप से ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटी मुद्रा पर ध्यान देती है, जिसमें अगर धन बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करती है और अगर कम होता है तो उसका फैलाव करती है, एक्सपेंशन करती है। तो आरबीआई की भी स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है। ये आप 1935 का भारत शासन अधिनियम पार्ट आपने 1 देखा। हम अगले वीडियो में पार्ट 2 की बात करेंगे। यहाँ पर हम भाग 1 लिख भी देते हैं। ये कुछ भाग 1 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक, जय हिंद, जय भारत।